हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम क्राउन समान ज्ञान का ज्योग्राफी का 5.4 ठीक है, जो कि स्थलमंडल टॉपिक है, उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत आपका आ जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये तीनों के तीनों टॉपिक खास करके भूकंप, ज्वालामुखी और आंतरिक संरचना से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हम कमेंट में बताइए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी के पार्ट का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी क्रिया, चट्टानों का घनत्व, भूकंपीय तरंग के आधार पर प्राप्त होती है। ये पॉइंट जो है अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया है। पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वह 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो कि दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होता है। देखिए, आप पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है और प्रेशर घटता है। ठीक है, तो वो कमेंट में बताइएगा कि कितना फीट ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है। हमें आपको यहाँ पे देखना है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऊपर कितना जाने पे बढ़ता है, कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की परतों से जुड़े हुए तथ्यों को। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परत है। पहला सियाल, ठीक है, सियाल क्यों इसका नाम रखा गया? SI सिलिकॉन का शॉर्ट फॉर्म है, AL एल्युमिनियम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर ही जो ऊपरी परत है वह बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम सियाल रखा गया है। तो चलिए देखते हैं, यह पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता है और इस परत की चट्टानें अम्लीय होती है। दूसरा है सीमा, ठीक है, सीमा जो है वह दूसरी है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, SiMg से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता है जिसमें बेसाल्ट एवं ग्रोवो प्रमुख है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की कौन सी चट्टान परत में बेसाल्ट की प्रधानता है, तो हो जाएगा सीमा। पूछ दिया ग्रेनाइट की अधिकता किसमें है, तो सियाल आंसर हो जाएगा। सियाल जो है अम्लीय होता है, लेकिन सीमा जो है वह क्षारीय चट्टानें होते हैं। तीसरा परत है वह नीफे कहलाता है, जो सबसे निचले हिस्सा है, ठीक है, जिसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिनव मत। तो भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा गया है। अब देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम्स के लिए। ऊपरी पार्ट क्रस्ट जो हुआ ऊपरी मेंटल कहलाता है, वह 30 से लेकर के 200 मीटर तक हो गया। निचली मेंटल जो है 700 से 29 तक है, और 2900 से नीचे का जो क्षेत्र है वह बाह्य कोर के नाम से जाना जाता है, और 5150 से लेकर के 6371 तक यह आंतरिक कोर के नाम से जाना जाता है। सबका अलग अलग डेंसिटी आप देख रहे हैं, घनत्व जैसे जैसे नीचे जाता है बढ़ते जाता है, लेकिन जनरली आपका एग्जामिनर पूछेगा पृथ्वी की औसत घनत्व, तो वह 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, भूपटल, ठीक है, क्रस्ट। तो यह पृथ्वी का बाहरी भाग है जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल नीस एवं ग्रेनाइट का बना है, जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट का बना हुआ, यानी महासागर के का जो निचली परत है उसमें बेसाल्ट पाया जाता है, और वैसे महाद्वीपीय जो है उसमें नीस और ग्रेनाइट की प्रधानता होती है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर देखिए, तो अलग अलग प्रकार पे पृथ्वी के जो परत है उसका बंटवारा किया गया है। तो भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को 2 उपभाग में बांटा गया, 2 उपभाग में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रस्ट तथा मेंटल का संपर्क मंडल मोहरोविक कहलाता है। क्या कहलाता है? मोहरोविक। नेक्स्ट देखिए, मेंटल।
दूसरा जो परत है। तो भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का स्तर मेंटल कहलाता है। इसकी गहराई 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच होती है। देखिए इसको याद करना है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। मेंटल की गहराई कितना होता है? 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच। मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक हुआ निचला मेंटल और दूसरा हुआ ऊपरी मेंटल या फिर दुर्बलता मंडल, जिसको स्टेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दुर्घटना मंडल का निचला भाग ठोस है, लेकिन ऊपरी भाग प्लास्टिक है और आंशिक गलन अवस्था में पाई जाती है। भूकंपीय लहरों के वेग इस मंडल में कम हो जाता है, इसलिए हम इसे न्यूनतम वेग मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी और निचली मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए जो लास्ट है, सबसे निचली भाग होता है क्रोड। ठीक है, तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सघन लोहा निकेल मिश्रण होता है, जिसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। मेंटल एवं कोर सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इससे लेकर पृथ्वी के केंद्र तक को दो उपभाग में बांटा गया है। पहला है क्रोड, बाह्य क्रोड, और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को लैहमैन असंबद्धता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के तत्व, तो यहाँ से आपसे पूछेगा, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा, पांचवा पोजीशन कैल्शियम और छठा है मैग्नीशियम का। वहीं अगर समस्त पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा है। तो आपको प्रश्न को दिखता है समस्त पृथ्वी पूछ रहा है या फिर भूपटल पूछ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आंसर लगा लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे चट्टान। तो पृथ्वी की पपड़ी के परतों को चट्टान कहा जाता है, चाहे वे चीका की तरह मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर, दोनों के दोनों चट्टान ही कहलाते हैं। चट्टानों की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। चट्टानों का वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चट्टान मुख्य रूप से तीन प्रकार के वर्गन होते हैं। ठीक है, पहला अग्नेय चट्टान, दूसरा अपसादी और तीसरा रूपांतरित। ठीक है, चट्टान के कितने प्रकार? तीन, अग्नेय, अपसादी और रूपांतरित। अब देखेंगे एक एक करके। तो अग्नेय चट्टान यानी इग्निशियस रॉक। तो अग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है, भूगर्भ के निकलने वाला लावा और जमकर ठंडा होने के कारण। ठीक है, जब ज्वालामुखी फूटती है तो अंदर से जो लावे निकलते हैं गर्म गर्म, वो जब ठंडा होकर के जम जाता है परत के रूप में, तो उसी को हम अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ये चट्टानें कैसी होती है? रवादार, कठोर एवं परतविहीन होती है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान का उदाहरण हो गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट, पिस्टोन, प्यूमिस और पिगमाइट। मूल्यवान खनिज जैसे लौह अयस्क, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा हो गया, निकेल, ये सभी के सभी अग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। देखिए आंतरिक अग्नेय चट्टान। तो बैथोलिथ धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा के जमाव को बैथोलिथ कहते हैं। दूसरा है लैकोलिथ। धरातल के अंदर परतदार चट्टानों की परतों के बीच लावा के गुंबदाकार जमाव से विकसित संरचना लैकोलिथ कहलाती है। नेक्स्ट है तीसरा फैकोलिथ। तो यह भूमि के अंदर लावा का लहरदार जमाव होता है। चौथा प्रकार है लोपोलिथ। तो धरातल के भीतर किसी भी बेसिन में, देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बुक से पढ़िए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ को पढ़िए, बुक से पढ़िए, उसके बाद हमारे वीडियो को एज ए रिवीजन आप
सोते समय फ्री टाइम जब भी हो सुन लीजिए, तो रिवीजन होगा, सारे चीज़ों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो बोर अगर फील हो रहा है तो आप फ्री टाइम में जब भी मिले तो अच्छे से इसको सुनते चलिएगा, याद होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पाँचवा देखेंगे, सील एवं सीट। तो सील एवं सीट का निर्माण अत्यधिक तरल बेसाल्टिक मैग्मा के क्षैतिज जमाव से होती है। सीट की मोटाई सील से कम होती है। छठा प्रकार है डाइक। तो लावा के बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार के रूप में जम जाता है तो वह डाइक कहलाता है। सातवां है स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ जो गुंबदाकार रूप में पाए जाते हैं वही स्टॉक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए अब ज्वालामुखी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी फूट रहा है, ये हो गया आश्रित शंकु जो छोटे छोटे भाग में निकलेंगे। ये लावा देखिए, लावा से के पठार से जो जमकर बना है वह हो गया आपका पठार। तो अलग अलग प्रकार के देखिए, सील हो गया, लेपोलिथ हो गया, डाइक हो गया, सील हो गया, तो ये सभी ज्वालामुखी से निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा अवसादी चट्टानें। ठीक है, जिसका इंग्लिश में टर्म होता है सेडिमेंटरी रॉक्स। अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यमान शैलों अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से बनी शैलें अवसादी शैल या अवसादी चट्टान कहलाती है। इन्हें परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टान को ही हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर पाई जाती है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेट्रोलियम वगैरह हो गया जो सभी के सभी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तीसरा देखिए रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टान अग्नि तथा अवसादी शैल जो प्रायः वलन, ब्रसन और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दबाव के प्रयुक्त होने से उनमें यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन होती है और उससे जो चट्टान बनता है उसी को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, स्लेट, सिस्ट, क्वार्टाइज, संगमरमर देखिए और नीस, ये सभी के सभी रूपांतरित है। आपको उदाहरण जरूर याद रखना है, कई बार आपको ऑप्शन दे देगा कि ये किस प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, देखिए मूल चट्टान किससे कौन रूपांतरित होकर के बनता है, तो बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनती है, बेसाल्ट से ही आपका सिस्ट बनता है, ग्रेनाइट का रूपांतरित नीश होता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनती है, बलुआ पत्थर से क्वार्टाइज, सेल से स्लेट, फाइलाइट से सिस्ट और ग्रेवो से सरपेंटाइन बनती है। सभी रूपांतरित होकर के बनता है। अब हम पढ़ेंगे भूकंप को, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। देखिए ये उद्गम केंद्र हुआ भूकंप का, तो इस तरह से तरंगे निकलती है धीरे धीरे। तो जब जहाँ से उत्पन्न हुआ और सीधे जो निकल रहा है उसको हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। कुछ तरंगे जो है बाहर आती है, कुछ जो है वापस रिटर्न होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंपन होता है पृथ्वी में। प्रमुख शब्द देखिए भूकंप से जुड़े हुए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भूकंप मूल यानी फोकस किसको कहा जाता है, तो भूकंप का सबसे पहले जहाँ पर आविर्भाव होता है उसी को हम फोकस के नाम से जानते हैं, भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। दूसरा है अधिकेंद्र यानी ईपीसेंटर, तो जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है उसको ईपीसेंटर कहते हैं। तीसरा देखिए समभूकंपीय रेखा, तो भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता से खींची जाने वाली रेखाएं समभूकंपीय रेखाएं कहलाती है। चौथा टर्म है भूकंप मानी, भी इंपॉर्टेंट है। तो सिस्मोग्राफ, भूकंप किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पांचवा देखिए भूकंप विज्ञान। ठीक है, तो भूकंप का जो अध्ययन है या भूकंप विज्ञान है उसको हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे भूकंप क्यों होता है, प्रमुख कारण क्या क्या है भूकंप के। तो भूकंप के कारण के दो है प्रमुखता, एक तो मानव निर्मित और दूसरा नेचुरल प्रकृति है। पहला देखिए ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा भूपटल भ्रंश, आंतरिक गैसों का फैलाव, भू संतुलन में अव्यवस्था। आप देखे होंगे काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंगें बन जाती है, ठीक है, शहरों में, तो उस तरह से अनबैलेंस होता है पृथ्वी, वो भी एक कारण होता है।
भूपटल में सिकुड़न, प्लेट विवर्तनक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्लेट विवर्तनीय क्रिया, मानव जनित कारकें बता दिया ऑलरेडी। अब देखिए भूकंपीय लहरें इंपॉर्टेंट है। तो जब भूकंप केंद्र से भूकंप शुरू होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती है तथा सर्वप्रथम भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में बांटा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। भूकंपीय लहर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पी, एस और एल। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे एक एक भूकंप के तरंगों को। पी वेव्स यानी प्राथमिक लहरें, तो इन लहरों की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। चूंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचते हैं। प्रश्न पूछेगा कि कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ऑप्शन दे देगा पी, एस। ठीक है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? प्राथमिक वेव, पी वेव। ये तरंगे ध्वनि के समान होती है तथा ये ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थों में यात्रा कर सकते हैं। देखिए पी वेव जो है तीनों प्रकार के पदार्थ में ट्रेवल कर सकता है, यात्रा कर सकता है, नहीं आर पार हो सकता है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। दूसरा देखिए, अनुप्रस्थ लहरें। ठीक है, यानी सेकेंडरी वेव। तो ये लहरें प्रकाश तरंग के समान होती है। प्राइमरी किसके समान होता था? ध्वनि तरंग के। सेकेंडरी प्रकाश तरंग के। तो इनके अणुओं की गति समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीयक लहर भी कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होता है। ये तरल पदार्थों से नहीं गुजरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कौन सी भूकंपीय तरंग जो है लिक्विड से होकर के नहीं गुजरती है, तो आंसर होगा एस वेव, अनुप्रस्थ लहरें। इसीलिए यह सागरों में लुप्त हो जाती है। तीसरा देखिए, धरातलीय लहरें यानी एल वेव्स। तो इनका भ्रमण पथ पृथ्वी पर धरातलीय भाग ही होता है। इनका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इनकी लंबी लहरें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप को मापने के लिए 2 पैमाना है। पहला रिएक्टर पैमाना, तो यह भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन पर आधारित है। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। और दूसरा है मर्केली पैमाना, तो इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो मेनली है वह रिएक्टर से ही भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप का वितरण। तो भूकंप की विश्व में 3 प्रमुख मेखलाएं पाई जाती है। पहला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्रशांत महासागर तटीय पेटी। इसमें विश्व के लगभग 66% भूकंप, दुनिया में जितने भी भूकंप आ रहे हैं उसका लगभग 66% जो है वह प्रशांत महासागर ये तटीय पेटी में ही आती है। ठीक है, इसलिए इसको हम अग्नि विलय यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो अक्सर पूछता है कि रिंग ऑफ फायर कौन सा महासागर में है, तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक विस्तार की प्रबल भूकंप क्रियाएं अभिसारी प्लेट सीमाओं पर स्थित है। यह पेटी पश्चिम में अलास्का से क्यूराइल, जापान, मेरियाना और फिलिपाइन खाई तक है तथा चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटीय भाग में सम्मिलित है। दूसरा देखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो यहाँ विश्व के 21% भूकंप आते हैं। पिरीनीज, अल्प्स, काकेकस और हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ इन्हीं मेखला में आती है। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पेटी का हिस्सा है। पूछेगा भारत का भूकंप क्षेत्र जो है कौन सा विश्व की पट्टी का हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरा देखिए, मध्य अटलांटिक पेटी। तो यह मेखला अटलांटिक की कटकों और कई द्वीपों के निकट
मध्य महासागरीय कटकों के सहारे फैली हुई है। भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल प्रसरण है। यह मेखला, स्विफ्ट, वर्जिन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर के बोबोट द्वीप तक विस्तृत है। अब हम पढ़ेंगे सुनामी। आप नाम सुने होंगे जरूर सुनामी के बारे में, ठीक है। तो यह एक जापानी शब्द है। तो अंतः सागरीय भूकंप, जो समुद्र में भूकंप आते हैं उसको द्वारा उत्पन्न लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। ये लहरें सागरीय तटों पर भारी विनाश करती है। इसकी गति 100 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। गहरे सागरों में सुनामी लहर की लंबाई सबसे अधिक होती है, परंतु सागर तट की ओर जाने पर यह कम जाती है धीरे धीरे। देखिए भारत के भूकंपीय क्षेत्र। तो क्षेत्र 1 प्रबलता तीव्रता भी अथवा कम यानी कमजोर होता है। क्षेत्र 2 उसको कहा जाता है जिसमें प्रबलता तीव्रता VI प्रबल हुआ। क्षेत्र 3, क्षेत्र 4, क्षेत्र 5 तो अलग अलग बंटवारा किया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है। तो ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी, गैस, भाप और ताप खंड में पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के अंग पहला देखिए शंकु। तो जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र से चारों तरफ जमा होने लगते हैं तब ज्वालामुखी शंकु कहलाते हैं। देखिए यहाँ से निकल करके लिक्विड जो है धीरे धीरे बनाने लगा। तो ये जो पार्ट हुआ मुंह हुआ उसको ज्वालामुखी क्रेटर कहा जाता है। जो होल है एग्जैक्ट उसको ज्वालामुखी छिद्र, और जो इस तरह से लिक्विड जो निकलने का रास्ता है उसको ज्वालामुखी पाइप, ठीक है। और ये जो पूरा बन गया उसको हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। दूसरा देखिए ज्वालामुखी छिद्र, जो ऑलरेडी आपने इमेज में देख लिया। तो ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। नली, तो छिद्र का संबंध धरातल के नीचे तक पतली नली को जैसा होता है उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी मुख क्या होता है? तो जब ज्वालामुखी मुख का छिद्र बड़ा होता है तब उसे ज्वालामुखी मुख कहते हैं, और छोटा है तो छिद्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। तो गैस निकलती है, ठोस निकलती है। गैस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी फटते समय कौन कौन सा गैस निकलता है? तो ध्यान दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ठोस, उसमें जो भी विस्फोटक हुआ, लिक्विड हुआ, सभी को हम ठोस पदार्थ जिसको हम ट्रेफा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा निकलती है लावा। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर पहुंचकर जमा हो जाता है तब वह लावा कहलाते। नहीं, मैग्मा जब गर्म हो, जो पदार्थ तरल हो उसको मैग्मा, और वही जब ज्वालामुखी के बाद बाहर निकल के आ जाए तो उसको लावा कहा जाता है। लावा सिलिका की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एसिड लावा और दूसरा है बेसिक लावा, ठीक है। तो एसिड लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, जहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछते हैं। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है। पहला है सक्रिय, जो कि जहाँ से अभी भी मुख से हमेशा धूल, गैस पदार्थ जो है बाहर निकलते रहते हैं, उसको ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये याद रखिएगा, प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी जो दुनिया में है, किलायू हवाई द्वीप जो कि अमेरिका का है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका, वैरन द्वीप इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है, तो यह अंडमान में है, ओजोल डेल साल्डालो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ही है। स्ट्रॉम्बेली कई बार पूछा है, तो यह लेपारी द्वीप में है, माउंट एटना सिसिली इटली में है, मैनालोआ हवाई द्वीप। दूसरा है ज्वालामुखी का प्रकार प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन उसकी संभावना पॉसिबिलिटी जो है बना हुआ है कि कभी भी वह फूट सकता है, तो उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ब्यूबिस जो कि इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, क्रकटाओ इंडोनेशिया में है और नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप में है। और तीसरा
प्रकार जो ज्वालामुखी का वह कौन सा है? शांत, यानी जो फूटने का उम्मीद नहीं है, फूट करके शांत हो चुका है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है और जब उसके मुख में जल आदि भरा रहता है तब हम उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण पोपा जो कि म्यांमार में है, एकांगुआ इंडीज पर्वत पे है, किलिमंजारो तंजानिया में है, कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान में, देवबंद भी कई बार पूछा हुआ है। देखिए उद्गार के अन्य रूप क्या क्या होते हैं ज्वालामुखी के। गीजर और उष्ण स्रोत, तो भूमि के एक छिद्र से होकर भूमिगत जल स्रोत से वाष्प और अति उष्ण जल का प्रचंड निकास गीजर कहलाता है। इसका उदाहरण है येलो स्टोन पार्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ओल्ड फेथफुल में है। उष्ण स्रोत से वाष्प तथा जल निरंतर निकलता रहता है, जैसे पूगा जो कि लद्दाख में है, राजगीर बिहार में है और सोना हरियाणा में है। दूसरा प्रकार हुआ धुआरे, तो ऐसे छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है धुआरे कहलाती है। धुआरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं, यानी उसके बाद वह शुष्क हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए कोह सुल्तान ईरान में है। देखिए ज्वालामुखी का विश्व वितरण, परिप्रशांत मेखला हो गया, मध्य महाद्वीपीय मेखला हो गया, मध्य अंध्र महाद्वीपीय मेखला और अपसरी प्लेट सीमा, ये 4 विश्व के वितरण है ज्वालामुखी पट्टी का। नेक्स्ट अब देखेंगे पर्वत, ठीक है, पर्वत से जुड़े हुए तथ्यों को। तो पर्वत स्थल रूप द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, भूमि का ऐसा भाग जो निकट के धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, पर्वत किसको कहते हैं? जो समतल भूमि है उससे काफ़ी ऊंचाई पर हो तो वही तो पर्वत कहलाता है। ठीक है, कुल भूगोलविद 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई को पर्वत की संज्ञा देते हैं। जनरली कहा जाता है कि जो भी ऊंचा क्षेत्र जो 1000 मीटर से ऊंचा है उसको हम पर्वत कहेंगे और उसके नीचे के उठे भाग को पहाड़ियों की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रवर्तन, तो प्रक्रमों के समूह जिनके द्वारा सामूहिक रूप से पर्वत क्रम का निर्माण होता है प्रवर्तन कहलाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। पर्वतों का वर्गीकरण किस प्रक्रिया पे किया हुआ है? निर्माण की प्रक्रिया पे। तो पहला देखिए बलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टाने में मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उन्हें मोड़दार या बलित पर्वत कहते हैं। इसका निर्माण भूसन्निधियों में होता है जिससे पर्वतों का पालना कहा जाता है। ये विश्व के प्रमुख पर्वत तंत्र है तथा सबसे युवा पर्वत है। देखिए बलित पर्वत के उदाहरण क्या कौन कौन से हैं? यह प्रश्न पूछेगा डायरेक्टली आपको। ठीक है, कि ये जो पर्वत हैं किस प्रकार के हैं। तो यूरोप में आल्पस हो गया, एशिया में हिमालय हो गया, अफ्रीका में एटलस, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइड और दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तर अमेरिका का रॉकीज पर्वत, ये सभी के सभी बलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए पठार। तो पठार धरातल पर स्थित सपाट शीर्ष मंद ढाल और विस्तृत आधार वाले स्थल रूप होते हैं। पठार कभी कभी मैदानों के नीचे होते हैं, जैसे पीडमाउंट पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पर्वतों से ऊंचा भी है, जैसे तिब्बत का पठार जिसको दुनिया का छत कहा जाता है। ठीक है, और यह 5000 मीटर से ऊंचा है। देखिए विश्व की प्रमुख पठारें कहाँ पर स्थित है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ओजाक पठार तो यह यूएसए में है, अनातोलिया पठार तुर्की में है, सान पठार म्यांमार, अबिसिनिया पठार इथोपिया में स्थित है, मेसेटा पठार ये पूछा हुआ है एग्जाम में तो यह स्पेन में पाया जाता है, चियापास पठार मैक्सिको में है। नेक्स्ट देखिए माटो ग्रासो पठार तो यह ब्राज़ील में है, ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए में है, तिब्बत का पठार तिब्बत में है, पेंटागोनिया पठार यह अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील पठार ब्राज़ील में स्थित है, कोलंबिया पठार यूएसए में है, कोरात पठार थाईलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोतवार पठार तो यह पाकिस्तान में है और गुयाना पठार वेनेजुएला में है। तो ये पूछता है 15वां नंबर काफ़ी बार। नेक्स्ट देखिए पीडमांट पठार यूएस से हो गया, अलास्का इंपॉर्टेंट है तो ये भी अमेरिका में है, बोलीविया पठार बोलीविया में नाम से पता है,
19वां प्रायद्वीपीय पठार तो ये भारत में है, और मध्य साइबेरिया पठार जो है वह रूस में स्थित है। नेक्स्ट देखिए मैदान। तो मैदान सपाट भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है अथवा बिना उन्नत पहाड़ियों वाला धीमी तरंगित धरातल अथवा अवनति का क्षेत्र होता है। मैदानों में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है। दुनिया के प्रमुख मैदान देखिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का विशाल मैदान की निर्माण प्रक्रिया तो यह अवसादी जवाब है। हंगरी का मैदान तो यह रचनात्मक मैदान है। फ्लोरिडा का मैदान राष्ट्र मैदान है। रूसी प्लेटफॉर्म उत्थित मैदान है, और कच्छ का मैदान उत्थित मैदान है। देखिए ग्रेट पेनलेस तो यह निर्गमन प्रकार का है। यूगोस्लाविया राष्ट्र मैदान है। उत्तर पश्चिमी चीन लोएस मैदान हो गया। लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान है। कश्मीर का मैदान झीलकृत और पेरिस बेसिन संप्रवाय मैदान है। देखिए विश्व की प्रमुख झील को देखते चलिएगा, एक एक चीज़ को वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्री टाइम जब भी मिले सारे पार्ट को एक एक करके देख जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उस टाइम आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। झील कैस्पियन सागर तो यह रूस और कजाकिस्तान में स्थित है। विक्टोरिया झील जो है वह केनिया, युगांडा और तंजानिया में है। ग्रेट बियर रीफ झील इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो यह कनाडा में स्थित है। टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देखिए टंगानिका झील तो यह तंजानिया, जैरे और जाम्बिया में स्थित है। बैकाल झील रूस हो जाएगा आंसर। विनिपेग झील कनाडा। टीटीकाका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, टीटीकाका झील तो यह पेरू बोलीविया में है। जेनेवा झील स्विट्जरलैंड। रेनडियर झील ये भी पूछा गया है, तो यह कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए विश्व की प्रमुख झील है, उसी में आगे है इसिककुल झील किर्गिस्तान हो गया। ग्रेट स्लेव झील कनाडा हो गया। न्यासा झील तंजानिया हुआ ये। लोपनोर इंपॉर्टेंट है ये, लोपनोर झील तो यह चीन में स्थित है। त्रोसोसिक्रू झील तो यह तिब्बत का पठार में है। ह्यूरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए वोल्टा झील तो यह घाना में है। अरल सागर तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देश में स्थित है। रुडोल्फ झील इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ झील केनिया हो जाएगा। ह्यूबर झील संयुक्त राज्य अमेरिका, और किंधामी झील चीन में स्थित है। अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख द्वीप। देखिए ग्रीनलैंड द्वीप तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। न्यू गिनी प्रशांत महासागर आंसर होगा। मेडास्कर इंपॉर्टेंट है, मेडास्कर तो यह हिंद महासागर में है। बोर्नियो ये भी हिंद महासागर में स्थित है। वैविन द्वीप तो यह उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। छठा देखिए सुमात्रा तो यह हिंद महासागर में है। होन्शु उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर होगा। ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सेलेबिस कहाँ पर है? हिंद महासागर में। 10वां देखिए विक्टोरिया द्वीप तो यह उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। एलिस मेरे द्वीप यह भी उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। दक्षिण द्वीप यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, जो न्यूजीलैंड हो गया आपका। जावा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। 14वां देखिए उत्तरी द्वीप तो यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। तस्मानिया दक्षिण प्रशांत महासागर। श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए नदियों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति इंपॉर्टेंट। तो नदियां अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण क्रिया करती है। नदियों द्वारा उत्पन्न स्थल रूप इस प्रकार के हैं। पहला है गॉर्ज एवं कैनियन। तो नदी के लंबवत कटाव क्रिया से भी आकार की घाटी गॉर्ज एवं कैनियन के रूप में विकसित होती है, जैसे कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन। दूसरा है जलप्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब कठोर सैलों का ढाल नदी के साथ होता है तो वह छिप्रिका बनाती है। देखिए विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उसकी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा कौन सा है?
एंजल जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और यह करौनी नदी पर स्थित है वेनेजुएला में। दूसरा देखिए ब्राउनी, तो यह न्यूजीलैंड में है। योसोमाइट कैलिफोर्निया होगा आंसर। सदरलैंड न्यूजीलैंड में। नियाग्रा, तो यह यूएसए और कनाडा में। देखिए नियाग्रा हमेशा पूछता है, एंजल हमेशा पूछता है। छठा देखिए विक्टोरिया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो विक्टोरिया जो है वह जम्बिजी नदी पर स्थित है जिम्बाब्वे में। टगुला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मोंटमोना ओरेगन में। जोग प्रपात इंपॉर्टेंट है, तो यह भारत में स्थित है। ग्रैंड प्रपात, तो यह लैब्राडोर कनाडा में स्थित है। 11वां देखिए थ्री सिस्टर, तो यह पेरू में स्थित है। और टकाकू ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है। तीसरा देखिए जलगर्तिका, तो यह नदी के प्रवाह मार्ग में जल दाब एवं घर्षण क्रिया से गर्तों का विकास होता है जिसको हम जलगर्तिका कहते हैं। जलोढ़ पंख क्या कहलाती है? तो नदियों द्वारा पर्वत के आधार पर तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण जो आकृति में पंख के समान होता है उसको हम जलोढ़ पंख कहते हैं। 5वां देखिए नदी वेदिका, तो नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित सोपानी संरचना को नदी वेदिका कहते हैं। नदी विसर्प, तो नदियों के अंतिम प्रौढ़ अवस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियां, घुमावदार मार्ग नदी विसर्प कहलाता है। तटबंध क्या होता है? तो नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं उसी को तटबंध के नाम से जानते हैं। 8वां देखिए छाड़न झील, तो जब नदियां अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती है तब नदियों का विसर्प या अपशिष्ट भाग छाड़न या फिर गोखुर झील कहते हैं। डेल्टा का होता है इंपॉर्टेंट है, तो नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अपसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसा विकसित स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए हिम नदीय स्थल कृति। पहला है यू आकार की घाटी, तो हिम नदी अपने प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अपघर्षण द्वारा यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देता है। दूसरा हुआ लटकती घाटी, तो हिम नदी के सहायक नदी को लटकती घाटी कहते हैं। हिम नदी के सहायक घाटी को ही लटकती घाटी कहा जाता है। तीसरा देखिए सर्क, तो सर्क एक फ्रेंच शब्द है जिससे ढालू शीर्ष और ढालू पार्श्व दीवारों वाले एक आराम कुर्सी के आकार के अवनमन के चारों ओर से घिरे हिम नदीय अपर्दित शैल के लिए व्यापक रूप से अपना लिया है। चौथा देखिए श्रृंग, तो श्रृंग किसको कहते हैं? हिम नदी नेत्र में हिमनद के अपर्दन से विकसित होने वाली पिरामिडनुमा चोटी को श्रृंग कहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में ऑल्पस पर्वत है। ठीक है। 5वां देखिए एरिड क्या कहलाता है? तो किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क के विकास के क्रम में बनने वाले दंतेदार आरी के समान स्थल रूप को हम एरिड के नाम से जानते हैं। 6ठा देखिए कोल, तो एक पर्वतीय दर्रा जो एक घाटी को दूसरे से मिलाता है कोल कहलाता है। नूना टक क्या हुआ? तो हिम क्षेत्र में हिम के ऊपर निकली हुई चोटियां को हम नूना टक के नाम से जानते हैं। एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, पूछ सकता है डायरेक्टली। ठीक है। 8वां देखिए एस्कर, तो हिमानी क्षेत्र में हिम मोड़ों के जमाव से विकसित होने वाले भेड़नुमा स्थल रूप को एस्कर कहा जाता है। 9वां टर्म है ड्रमीन, ये भूमि हिमोड़ द्वारा निर्मित गोल टीले अथवा पहाड़ियों होती है जिनकी आकृति उल्टी नाव के समान होता है। ठीक है। उल्टा नाव कैसा हुआ? इस तरह के। ठीक है। 10वां हुआ केम, हिम अग्र के समक्ष जमा अति प्रवन जलोढ़ शंकु को केम कहा जाता है। 11वां है फियोर्ड, तो ये सागर में डूबी हुई हिम नदियां आकृति है जो लंबे ढालू पार्श्वीय तटीय प्रवेश मार्ग होते हैं जो सागर के निकट के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व में विद्यमान नदी प्रणाली में तीव्र हिमनद के कारण विकसित होती है। नेक्स्ट देखिए वायुड़,
स्थलाकृति यानी जो वायु के कारण निर्मित होती है। जीवगेन देखिए, पहला है जीवगेन। तो कोमल पदार्थों के अधोर्धन स्तंभ के ऊपर अधिक अपरोधी शैलियों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। दूसरा है वातागर्त। तो गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। तीसरा है इंसेल वर्ग। उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट शैल के अपरदन के कारण गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेल वर्ग कहलाते हैं। चौथा है छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाले चट्टानी खंड अपरदन क्रिया से छत्रनुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। पांचवा देखिए यारडंग। पांचवा है यारडंग। तो यारडंग अति प्रवण गहराई से अप्रोदन प्रवलंबी शैल कटक होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारों द्वारा अलग हुई। छठा देखिए भूस्तंभ। वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ, जिसकी ऊपरी भाग कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है। देखिए इस तरह से उठा हुआ भाग होगा, ऊपरला तो कठोर होगा लेकिन निचला हल्का मुलायम होगा, उसी को हम भू स्तंभ कहेंगे। सातवां देखिए लोयस। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। आठवां टर्म है बरखान। तो शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। अब देखिए भौम जल स्थाकृति यानी भूमि के जल के द्वारा जो स्थलकृति का बनाया जाता है उसके टर्म को। पहला है काष्ठ गुफा। ठीक है, काष्ठ गुफा। तो चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्रों में चूना के विलयन क्रिया द्वारा विकसित गुफा को हम काष्ठ गुफा कहते हैं। दूसरा देखिए स्लेटेगाइट्स या स्लेटिग्माइट। तो चूना के विलयन क्रिया से काष्ठ गुफा में विकसित आकाशीय स्तंभ को धरातलीय स्तंभ को स्लेटिग्माइट कहा जाता है। तीसरा है युवाला। चूना प्रस्तर क्षेत्र में एक बृहद धरातल घसाव को हम युवाला के नाम से जानते हैं। चौथा टर्म देखिए पोलजे। जब कई युवाला मिल जाते हैं तो अत्यंत विशाल खाइयाँ बनाती है, जिसे हम पोलजे कहते हैं। पांचवा देखिए लैपिज। तो चूना प्रस्तर क्षेत्र में जल के विलयन क्रिया से विकसित शिखरिकाओं को लैपिज कहा जाता है। छठा देखिए घोल रुद्ध। देखिए क्या है, चूना प्रस्तर में एक बेलनाकार छिद्र घसाव या गर्त घोल रुद्ध कहलाता है। सातवां है डोलालाइन। तो जब घोल रुग्र निरंतर घोल रहने के कारण बड़े घसावों के रूप में बड़े होते हैं तो इन्हें डोलाइन कहा जाता है। अब हम देखेंगे तटीय स्थलाकृति को। पहला टर्म है तटीय क्लिफ, क्या कहलाता है। देखिए सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है, कोई भी तट अपर्दन के कारण इस तरह से अगर खड़ा हो जा रहा है तो ये जो भाग होगा उसको हम तटीय क्लिफ कहेंगे। दूसरा है तटीय कंदरा। सागरीय तरंगों के अपर्दन क्रिया से विकसित चट्टानी खो को कंदरा कहते हैं। तीसरा स्टैक। प्राकृतिक मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, जिसे हम स्टैक के नाम से जानते हैं। चौथा है पुलिन। ठीक है, तो तटवर्ती क्षेत्रों में सागरीय तरंगों के अपर्दन से प्राप्त रेतों के जमाव से विकसित बालुकामय मैदान को पुलिन कहते हैं। पांचवा देखिए टोम्बोलोय। तो यह होता है तट के किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप के मिलने वाली रोधिका को हम टोम्बिलो कहते हैं। ठीक है, तो 5.4 पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी का। नेक्स्ट होगा 5.5 जो कि जलमंडल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए हर चीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए। नाम है शिक्षा सेंटर। थैंक यू।